दोस्तों सोचिए मार्केट हर दिन की तरह नॉर्मली चल रहा हो और देखते देखते 20-25 मिनट में अगर उसमें 1 से 1.5% की गिरावट आ जाए तो होगी ना ये बड़ी बात। और इसके साथ ही साथ लास्ट के 5 मिनट में अगर रिकवरी भी देखने को मिल जाए थोड़ी बहुत, तो हम इन्वेस्टर्स को उससे क्या समझना चाहिए डिटेल में बात करेंगे इस पे। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट बोनस शेयर्स अपडेट्स, डिविडेंड अपडेट्स, स्टॉक स्प्लिट अपडेट्स हम देखेंगे और देखेंगे कि मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं, जिन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, वो किसी तरह के बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है और क्या लेवल्स हैं ये एज पर रेगुलेशंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ 20-25 मिनट की बात है और 20-25 मिनट में ही 1 से 1.5% की गिरावट हो जाती है मार्केट में। और देखते देखते लास्ट के 5 मिनट में आप देखिए कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बनी और करीब करीब 120 पॉइंट के आसपास यहाँ पे निफ्टी में फिर से एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिलती है। अब ऐसे में हम इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि एकदम से क्या हुआ, ऐसी गिरावट क्यों हो गई, और हम जाएंगे समाचार की रुख करेंगे और हमें समझ में आएगा कि MSCI ने अपनी ओवरऑल रूटीन रीबैलेंसिंग की, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम से अफरा तफरी देखने को मिली। अब ये MSCI डिटेल में क्या है फिलहाल के लिए हम नहीं जा रहे हैं, बट आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि एक तरह का इंडेक्स है जहां पर कुछ सर्टेन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। अब जब ये रीबैलेंस करते हैं, क्वार्टरली रीबैलेंस, तो होता क्या है कि कुछ स्टॉक्स को ये अपनी पोर्टफोलियो से निकालते हैं, कुछ स्टॉक्स को ऐड करते हैं। ऐसे में मार्केट में सर्टेन हलचल देखने को मिलती है। अब ये इंडियन मार्केट में नहीं, वर्ल्ड मार्केट का भी इंडेक्स है और साथ ही साथ इंडियन मार्केट का अलग इंडेक्स है। तो यहाँ पे MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है जिसमें कि एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स हैं, और वहीं पे MSCI इंडिया इंडेक्स जो है, इंडिया इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके डिटेल में हम फिलहाल कभी और बात करेंगे, सिंस यहाँ पे हम शॉर्टकट में एक रिकैप देख रहे हैं कि मार्केट में हुआ क्या है और साथ ही साथ कुछ सर्टेन स्टॉक्स में क्या अपडेट्स हैं। तो यहाँ पे फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब अगर हम ध्यान दें FIIs DIIs की एक्टिविटी पर, तो ऑब्वियसली FII DIIs पिछले कई महीनों से लगातार सेल एंड बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे हमारे FIIs सेल करते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ हमारे जो DIIs हैं वो हैवी बाइंग करते हैं। बट कहीं ना कहीं से DIIs की बाइंग ने और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत पेशेंस ने मार्केट को संभाल के रखा है। यहाँ पे आप देखें तो 29 मई 2026 को 21,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है, नेट सेलिंग की गई है FIIs के द्वारा, और इसमें ज़्यादातर योगदान है MSCI का। तो MSCI ने बेसिकली रीबैलेंसिंग की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब इसको हम कई लोग जोड़ के देख सकते हैं कि भाई ईरान US में जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं से वहाँ पर चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। कई लोग इसको क्रूड ऑयल के इम्पैक्ट की तरफ देख सकते हैं, कई लोग इसको ग्लोबल अनसर्टेनिटी से जोड़ सकते हैं। बट ऑल इन ऑल यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं क्या वो मार्केट के लिए सही है, यानी कि मार्केट जो है क्या वो वाकई में एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से मार्केट में गिरावट होती है, या मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से मार्केट एक बुल रन देखता है। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल्स को। तो फंडामेंटल्स को हम समझते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, उसको आगे हम समझेंगे। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो रुपया है, रुपया जब 96-97 पे गया था तो सब लोग 150 के सपने देखने लगे थे कि $1 150 रुपए पे जाएगा। कहना बहुत आसान है, 150 मैं क्या आज 200 बोल देता हूँ, 200 रुपए पे $1 जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा ही, जल्दी जाएगा, ये भी बोल देता हूँ। हो सकता है अगले फ्यूचर में कभी चला जाए, कहना आसान है। बट ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी चलती है, राइट, इकोनॉमी के हिसाब से हमने देखा है कि हिस्टोरिकली हम कुछ भी करते हैं रुपया डेप्रिशिएट ही होता है डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स है कहीं ना कहीं से डॉलर सेंट्रिक है, यानी कि जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं बाहर से वो डॉलर के टर्म्स में खरीद रहे हैं, तो हमारा रुपया ऑब्वियसली वीकर होता रहता है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि रुपया जो है वीकर ही है, रुपया एक मीडियम है ट्रांजैक्शन का,
और अगर डॉलर पर निर्भरता कम होती है तो ऐसे में रुपया कहीं ना कहीं से स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कम हुए तो उसका भी असर कहीं ना कहीं से इस पर पड़ा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पिछले एक महीने से यहाँ पर एक महीने से डॉलर के अगेंस्ट इनफैक्ट हमारा रुपया कहीं ना कहीं से स्ट्रांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करीब 95 रुपए के आसपास एक डॉलर हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स देखें, करंट फंडामेंटल्स हमारे निफ्टी 50 के, तो निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कल की गिरावट के बाद यहाँ पे 20.27 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जब भी मैं आपको वीडियोस में समझाया हूँ कि मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं, तो उसमें जनरली हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हैं और उससे देखते हैं कि अगर वो 20 से कम है, 20 से कम बहुत कम सिचुएशंस में होता है, 20 से कम जब भी होता है तो मार्केट अंडर वैल्यूड की तरफ जाता है। और ऐसे में हमने देखा है कि मार्केट में एक बुल रन देखने को मिला है। जब जब 20 से नीचे गया है, 14-15 के आसपास अगर चला जाता है तो वहाँ से मार्केट एक बॉटम बनाता है कहीं ना कहीं से, और उसके बाद मार्केट फिर इन्फ्लेट होता है, फिर पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं और मार्केट में एक नया बुल रन आता है और बड़ा मार्केट जाके आगे एक नया हाई क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इस महीने का अगर हम डाटा देखें राइट, तो 21 के आसपास से अगर हम नीचे चलते चले तो 4 मई को ये करीब करीब 21.303 के आसपास था इनफैक्ट। तो 21 से घटता हुआ ये 20 के आसपास आ चुका है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो हमेशा हमें चीज़ें क्या चल रही हैं बाहर, MSCI क्या कर रहा है, US ईरान क्या कर रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी किस लेवल पे है, डॉलर के अगेंस्ट रुपया कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके वैल्यूएशंस करेंटली क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ें छोटे समय के लिए होती हैं। आगे मैं लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाऊंगा निफ्टी का, तो आपको क्लियरली ये बातें समझ में आ जाएंगी कि जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो जाए, ईरान US हो जाए, चाहे छोटा सा रिसेशन आ जाए, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल लगातार $100 से नीचे बना हुआ है, करीब करीब $86-87 के आसपास हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। अब जब $100 के आसपास गया था राइट, तब सब कोई बोल रहे थे कि अब तो क्रूड ऑयल और भी ऊपर जाएगा, $150-200 चला जाएगा, हो सकता है कभी फिर कभी जाए। बट अल्टीमेटली आप देखिए, जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं राइट, क्रूड ऑयल का मतलब क्या है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं राइट, वो कहीं ना कहीं से इसी पे निर्भर है। अब सिंस हर चीज़ें इस पे निर्भर है, राइट फ्रॉम द पावर टू द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़, द फूड दैट वी कंज्यूम, कहीं ना कहीं से वो क्रूड ऑयल पे निर्भर है, चाहे वो पेट्रोल के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और लिक्विड प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूसेज क्रूड ऑयल से होता है। तो ऐसे में कहने का मतलब ये है कि जब क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ओवरऑल वर्ल्ड का क्रूड ऑयल सप्लाई होता है राइट, तो वहाँ से अगर चीज़ें बाधित होती हैं तो ऐसे में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इम्पैक्ट होते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली सारे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और इकोनॉमी पे असर पड़ता है तो थोड़े समय के लिए मार्केट पे भी असर पड़ता है। ये चीज़ें हर बार होती रहती हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं। जैसे हमने इकोनॉमिक साइकिल पढ़ी है राइट, इकोनॉमिक साइकिल में क्या होता है, ट्रॉफ होता है, ट्रॉफ के बाद एक एक्सपेंशन फेज आता है, एक्सपेंशन के फेज के बाद यहाँ पे एक पीक बनता है, और पीक के बाद फिर से वही कॉन्ट्रैक्शन फेज शुरू हो जाता है, और फिर से जाके कहीं पे ट्रॉफ बनता है। तो ये बस 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक साइकिल के फेजेज हमें समझ में आने चाहिए। उसके साथ ही साथ ये सब चीज़ें जो होती रहती हैं, ये सब चीज़ें जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट कैसा बिहेव करता है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए, 2008 का रिसेशन, 2015 की यहाँ पे गिरावट, 2020 का कोविड क्रैश, 2022 का रसिया यूक्रेन, उसके पहले अगर यहाँ पे 2000 का .com बबल, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, सब में कहीं पे 60% की गिरावट हुई थी मार्केट में, कहीं पे 38% की गिरावट हुई थी मार्केट में, कहीं पे 22% की गिरावट हुई थी मार्केट में, कहीं पे 15% की करेक्शन हुई थी। करेक्शन हो या स्टॉक मार्केट क्रैश हो, सब के बाद मार्केट ने जाके लॉन्ग टर्म में एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, यानी कि बुल रन कभी आएगा नहीं, कभी आया नहीं है, बुल रन हमेशा कंटिन्यू रहता है। ये बात एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ के चलनी चाहिए। ठीक है,
इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के हम अपडेट्स ले लेते हैं। तो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड यहाँ पे 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर इन्होंने अनाउंस किया था, जिसकी कि रिकॉर्ड डेट इन्होंने फिक्स की है 3 जून 2026, यानी कि 3 जून 2026 से पहले पहले जिनके पास ये स्टॉक रहेंगे उनको हर एक शेयर पर एक शेयर यहाँ पे कंपनी देने जा रही है। इसके साथ ही साथ ट्रेंट लिमिटेड ने जो अपना रिकॉर्ड डेट रिवाइज किया था वो इन्होंने रिवाइज किया है 4 जून 2026 का रिकॉर्ड डेट, और इन्होंने 1:2 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया था। तो इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई थी कि बोनस शेयर होता क्या है, ये सब हमें पता रहना चाहिए, राइट। जब हम पता रहता है हमें कि बोनस शेयर क्या है, स्टॉक स्प्लिट क्या है, डिविडेंड क्या है, तब हमें समझ में आता है कि शेयर प्राइस जिस दिन रिड्यूस हुए रिकॉर्ड डेट वाले दिन अगर शेयर प्राइस ही 50% नीचे चलने लगे तो हमें लगेगा कि यार ये तो मैंने खरीदा था और मुझे तो यहाँ पे प्राइसेस में 50% की गिरावट क्यों देखने को मिल रही। तो हमें पता रहता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अशोक लेलैंड में आप देखिए, अशोक लेलैंड में इन्होंने क्या किया, अशोक लेलैंड में ₹2.5 का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया गया और इसकी रिकॉर्ड डेट है 3 जून 2026। तो 3 जून 2026 से पहले पहले जिसके पास शेयर्स रहते हैं, राइट, उसको हर शेयर पर ₹2.5 कंपनी डिविडेंड देती है। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर डिविडेंड कहाँ पे आता है, हमारे डीमैट में आता है या नहीं। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको नहीं पता रहती तो फिर आप एक्सेल कैसे करोगे। डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, वही बैंक अकाउंट जो कि आपने डीमैट अकाउंट के साथ अटैच कर रखा है, यानी कि जोड़ रखा है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही साथ रैलिस इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया हुआ है। इनका जो डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है, राइट, वो 4 जून 2026 का है और इनका जो डिविडेंड है वो ₹3 पर इक्विटी शेयर है ऑफ ₹1 ईच। अब यहाँ पे देखिए 300% का डिविडेंड, एक तरफ 300% का डिविडेंड है और एक तरफ ₹3 का डिविडेंड है। सुनने में अच्छा कौन सा लगता है, दिस कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड 300% डिविडेंड्स। अगर हम चैनल्स में बैठे रहें और सुने द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड 1000% डिविडेंड, तो हमको सुनने में लगेगा यार 1000% डिविडेंड। ये 1000% या 300% जो आ रहा है ये किस पे है, ये फेस वैल्यू पे होता है। हर एक स्टॉक का अपना एक फेस वैल्यू होता है, राइट। जब भी हमने स्टॉक स्प्लिट की वीडियोस डिस्कस करी है उसमें हमने बताया कि फेस वैल्यू का वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। फेस वैल्यू 1 का है और कंपनी ने यहाँ पर ₹3 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये 300% का डिविडेंड कहलाएगा। अगर ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर किया होता तो वो 100% का डिविडेंड कहलाता। ₹10 का डिविडेंड डिक्लेयर किया होता तो वो 1000% का डिविडेंड कहलाता, ठीक है। चलिए इसके साथ ही साथ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है और इनका डिविडेंड जो है ₹54 पर शेयर का है। अब ₹54 पर शेयर कितना परसेंट डिविडेंड हुआ, इनका फेस वैल्यू जो है ₹5 का है। ₹54 का डिविडेंड दिया है, ₹5 का फेस वैल्यू है, तो 100% होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए था, ₹5 का डिविडेंड, राइट। कितना परसेंट डिविडेंड है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो इनकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 5 जून 2026 की रखी गई, यानी कि 5 जून 2026 से पहले पहले जिनके पास शेयर होते हैं उनको ₹54 हर शेयर के हिसाब से, जितने शेयर रहेंगे उतने शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल जाते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स दिखा देते हैं HDFC AMC के। अब क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने मार्केट में क्या क्या हुआ, 5 मिनट में रिकवरी हुई, 20-25 मिनट में एकदम से गिर गया, वो तो देखा, लेकिन फंडामेंटल्स हमने देखे, राइट। फंडामेंटल्स देखने के लिए हमने क्या देखा वहाँ पर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स हम स्टॉक का जब देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43%, डिविडेंड यील्ड 2.02%। अब यहाँ तो डिविडेंड यील्ड मात्र 2% का है, डिविडेंड परसेंट निकालेंगे तो वो तो कई सौ कई हज़ार में निकलेगा, तो ये क्या माजरा है। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड वाली आप हमारी वीडियो देखिए, आप उससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0 है, पेट्रोस्की स्कोर 5 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 10% का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 40 के आसपास दिख रहा है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब हम डिस्कस करते हैं वीडियोज़ में तो जनरली देखते हैं कि अगर 15 से कम होता है तो ऐसे में हम कहते हैं कि अंडर वैल्यूड के आसपास होती हैं कंपनियाँ। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 के आसपास है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में AMC के आप देखिए, HDFC AMC के, तो 52% के आसपास प्रमोटर्स हैं यहाँ पे, केवल और केवल 8% पब्लिक है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब आपको 39% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। तो क्या आपको ये HDFC AMC के बारे में पता था? क्या आपको ये चारों पांचवें स्टॉक जो हमने डिस्कस किया जो कि डिविडेंड दे रही हैं या बोनस शेयर दे रही हैं, इनके बारे में पता था? क्या आपको ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल्स के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम देखते हैं 20-21 का है, ये पता था? या सिर्फ आपको जो बाकी लोगों को पता है वो पता था? यानी कि मार्केट गिरा, मार्केट में क्रैश हो गया, 1.5% गिर गया, उसके साथ ही साथ MSCI ने रीबैलेंसिंग की, इसकी वजह से मार्केट गिर गया। तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।